नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को। यह उसका दूसरा पार्ट है। आते हैं उसकी व्याख्या को समझते हैं। पहला सवाल, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है। रामविलास शर्मा की कौन सी रचना है? नया साहित्य नए प्रश्न नहीं है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास ये है। तुलनात्मक आलोचना भी नहीं है। प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं ये भी नहीं है। नया साहित्य नया प्रश्न किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख रचना है, इसे ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास का प्रकाशन जो होता है 2001 में होता है। अगला सवाल, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति यह मत किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी। राजशेखर का है। और राजशेखर का जो मत है वो कार्यत्री प्रतिभा और भयत्री प्रतिभा, प्रतिभा को दो भाग में बांटते हैं, उसे भी ध्यान रखेंगे। कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा ये दो भाग में बांटते हैं। अगला सवाल, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में एक बात कौन है जो नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, सही है। कविता की प्रक्रिया आनंददायक है, भी सही है। कविता से हमें शिक्षा मिलती है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। अनुकरण तो मानते हैं लेकिन पुनर्सृजन मानते हैं, तो यह सही उत्तर है। आते हैं अगले सवाल पे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? रिचर्ड्स, क्रोचे, प्लेटो, इलियट। इसके जो लेखक हैं रिचर्ड्स हैं। आते हैं अगले सवाल पर। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, किसका मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? ये जो औदात्य है वह अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। किसने कहा? तो औदात्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉन्जाइनस, मैथ्यू आर्नल्ड जॉनसन, लॉन्जाइनस, सात्र। तो इसका जो होगा लॉन्जाइनस होगा। लॉन्जाइनस का ऑन दी सबलाइन पेरी इप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है। आते हैं अगले सवाल पर। पेरिप्सुस जो है पत्र शैली में लिखा गया है, पत्र शैली में लिखा गया है। और लॉन्जाइनस कहाँ के थे? यूनान के थे। लॉन्जाइनस के संबंध में ये सब याद रखेंगे कि लॉन्जाइनस यूनान के थे। उन्होंने ही माना है औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन दी सबलाइन पेरी इप्सुस। आते हैं अगले सवाल पे। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य विधा की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग में होती है। भारतेंदु युग में गद्य और पद्य भाषा को लेकर द्वंद्व रहा कविता में, किंतु गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली ही रही। निबंध के रूप में, नाटक के रूप में और अन्य रचनाओं, अन्य विधा में भी गद्य की प्रमुखता रही। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती जो है काव्य विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1910, 11, 12, 15 1912 में होती है। और इसके 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। इस पुस्तक में 3 खंड है। इसके भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इस रचना पर इनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी।
राष्ट्र कवि गांधी जी ने उपाधि दिया। भारत भारती के लेखन का जो आधार है वे कौन से ग्रंथ है, आधार या प्रेरणा? मुसद्दे हाली, मुसद्दे हाली प्लस और भारत दर्पण, ये दो पुस्तक जो हैं वह भारत भारती के रचना के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आते हैं, भारत दर्पण किसकी पुस्तक है? दत्तात्रेय कैफी। भारत दर्पण दत्तात्रेय कैफी की पुस्तक है। आते हैं अगले सवाल पर। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। साकेत, यशोधरा, जैद, भारत, द्वापर। साकेत के प्रकाशन 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952, द्वापर 1936। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1931 साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले सवाल पर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा? तो नगेंद्र कहते हैं। छायावाद की परिभाषा देते हैं तो, लेकिन रामविलास शर्मा वही कहते हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। और कहते हैं कि वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्य के बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया जो मानते हैं नगेंद्र मानते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद के बंधन के प्रति विद्रोह था। आते हैं अगले सवाल पर। पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला? लोकायतन नहीं, चिदम्बरा पर मिला। चिदम्बरा का जो प्रकाशन वर्ष है, इनको जो साहित्य ज्ञानपीठ मिला कब मिला? 1968 में मिला। आते हैं अगले सवाल पर। चिदम्बरा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959 है। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि जब भी जिक्र आएगा तो अगे, गजानन, गिरजा, माथुर, नेमी, प्रभा, भारत, रामविलास। तो तार सप्तक के कवि में अगे पहले ही हैं। संपादक धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। हरिशंकुन, शमशेर, नरेश, लघुधर्म, भवानी प्रसाद। तो ये जो बाकी तीन हैं वो दूसरे सप्तक में हैं। दूसरा सप्तक कवि। तार सप्तक के कवि कौन है? अज्ञेय हैं। आते हैं अगले सवाल पर। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन ने नहीं किया, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रभा नामक पत्रिका के संपादक दो लोग रहे। एक तो बालकृष्ण शर्मा नवीन भी चर्चित हैं और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने भी प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी किया था। यह 1913 प्रभा पत्रिका का प्रकाशन 1913 खंडवा से। यह मासिक पत्रिका थी। इसे शुरुआत किसने किया? इसका जो आरंभ है वह
कालूराम ने किया, कालूराम आर्ले, कालूराम ने किया। और इसे ध्यान रखेंगे कि प्रभा नामक पत्रिका के संपादक से हिंदी साहित्य में 2 लोग माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, दोनों लोग मिलकर करते हैं। और यह 1913 खंडवा से प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है। इसका आरंभ कालूराम ने करवाया था। आगे आते हैं अगले सवाल पर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या है? प्रयोगवादी काव्य मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्त का प्रयोग, नहीं। बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता, बिल्कुल नहीं। नई नई राहों का अन्वेषण, सही है। प्रयोगवादी काव्य की जो शुरुआत होती है वह तार सप्तक से होती है। तार सप्तक की भूमिका में आगे लिखते हैं कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, राहों के अन्वेषी हैं। भूमिका में जब लिखते हैं कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। आते हैं अगले सवाल पर। ठेठ हिंदी अर्थात अधखिला फूल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठेठ हिंदी अर्थात और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी अर्थात अधखिला फूल उपन्यास है। यह प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह हरिऔध की है। ठेठ हिंदी अर्थात जो उपन्यास है यह 1899 में आती है। अधखिला फूल जो है 1907 में आती है। ठेठ हिंदी के अर्थात जो पुस्तक है उसको कहा जाता है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसे कहा जाता है? ठेठ हिंदी के अर्थात को कहा जाता है। और अनमेल विवाह का दुष्परिणाम जो दिखाया गया है ठेठ हिंदी के अर्थात में है। आते हैं अगले सवाल पर। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1882। इसके लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास। इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा है। मदन मोहन इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। इसमें एक सेठ मदन मोहन की कथा है जो अपने युवा अवस्था में अपने मित्र शंभू दयाल व चुन्नीलाल की कुसंगति में पड़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ गंवा देता है। अंत में ब्रज किशोर की सहायता से पुनः सही रास्ते पर आकर सब कुछ वापस पाता है। तो इस तरह मदन मोहन ब्रज किशोर इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता रचित है, सुजान भगत नहीं है, सालवती और छाया है। सुजान भगत किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद के मानसरोवर जो कहानी संग्रह है 8 भाग में है, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता कहानी के लेखक रामप्रसाद पहाड़ी, रामप्रसाद निरंजनी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर, इस्मत चुगताई, ये लोग नहीं हैं। तो नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? रामप्रसाद पहाड़ी। अगला सवाल है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? भारतेंदु युगीन नाटक तो 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है, तो वहीं होगा भारतेंदु युग नाटकों का भी कालखंड। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग, 1918 से 36 छायावाद, 36 से 43 प्रगतिवाद, 43 से 51
प्रयोगवाद। इसी तरह याद रखेंगे 1850 से 1900 ईस्वी तक कौन सा कालखंड है, भारतेंदु युगीन है। द्विवेदी युगीन 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936। इन कालक्रम को याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और स्वर्ग की झलक और अंधी गली ये जो पुस्तक है एकांकी है, एकांकी नाटक। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी एक उपेंद्र नाथ अश्क की महत्वपूर्ण एकांकी है जोंक, दूसरी है सूखी डाली, और एक है लक्ष्मी का स्वागत। जोंक, सूखी डाली, स्वर्ग की झलक, अंधी गली, इन सब एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। आते हैं अगले सवाल पर। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य उद्देश्य क्या है? नौकरशाही नहीं है, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति, सांप्रदायिक बिलगाव नहीं है। ये मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस नाटक का जो आधे अधूरे का जो प्रकाशन वर्ष है 1969 में है। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। इसमें पात्र है सावित्री जो केंद्र में है, और महेंद्र नाथ के परिवार की कहानी है जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति को दिखाया गया है। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पंडित प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन जो होता है 1877 ईस्वी से होता है। कहाँ से होता है? प्रयाग इलाहाबाद से। और यह जो है मासिक पत्रिका है, इसे याद रखेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। 1877 ईस्वी से प्रकाशित होता है प्रयागराज इलाहाबाद से। यह मासिक पत्रिका है, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन रामश्याम सुंदर दास का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, गुलाब राय का भी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है उसमें रसज्ञ रंजन काफ़ी चर्चित है। इनकी एक और निबंध है कवि और कविता। कवि कर्तव्य, कालिदास की निरंकुशता। इन सब महत्वपूर्ण निबंध को याद रखेंगे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। आते हैं अगले सवाल पर। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जन्म क्रम से कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करिए जो सही है। तो कबीर का जन्म कब हुआ? 1378। कबीर। भक्ति काल के कवियों के जन्म को लेकर लगभग अनुमान ही है, बाकी तो विवाद है। सूरदास 1478, तुलसीदास 1532, जायसी का जो है 1492, 1300 कबीर का जो है 1378 नहीं है, 1398 है। 1398 कबीर, 1478 सूरदास, 1532 तुलसीदास, 1492 जायसी। तो क्रम क्या हुआ? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। आते हैं अगले सवाल पे। कला की सहायता से हमें लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। यह कथन उनका है।
विजय देवनाथ शाही का नहीं है, नगेंद्र का भी नहीं है, विजेंद्र स्नातक का भी नहीं है। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस तरह यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।